हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे प्राचीन भारत से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं या स्वरूप या प्रकृति। तीनों में से कोई सा भी वर्ड हो, आंसर एक ही होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा से ये प्रश्न रिपीट होता है इस टॉपिक से। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन सभ्यता, इसकी जो कृषि आधारित है, जो इसका सभ्यता था वो कैसा था, कैसे काम होता था, तो ये सब इसकी विशेषता या इसके स्वरूप में ही आ जाएंगे। तो जितने भी मेरे मित्र हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम सब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को देखेंगे। इसके पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया था। इसकी विशेषताएं बहुत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, और जब इस प्रश्न को लिखा जाएगा और अगर 40 नंबर के उत्तर के रूप में इसको हम लोग डिटेल करेंगे तो हम लोगों को पॉइंट वाइज डीलिंग करनी होगी, पॉइंट देना होगा, उसके अंतर्गत मेन बातों को लिखना होगा। और काफ़ी सारे पॉइंट हैं इसमें, मुझे लगता है 9 से 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और अगर आप लोग इसे लिखते हैं और डील करते हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो काफ़ी लंबी ये क्लास हो जाएगी, जबकि इसमें आज मैं मैक्सिमम पॉइंट कवर कर दूंगी, लेकिन चूँकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं तो इसका एक और भाग होगा जिसमें मैं आप लोगों को इस प्रश्न के उत्तर को पूरा तरह से कंप्लीट करा दूंगी, पूर्ण करा दूंगी। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं अधिक से अधिक उत्तर को लिखने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैक्सिमम पॉइंट को कवर करने का भी प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अगर इसकी विशेषता थी, जो कि आज के समय में भी हम लोग देखते हैं, प्रयोग में लाया जाता है, वो है नगर नियोजित सभ्यता थी ये। और इसका जो नगर नियोजन की प्रक्रिया थी या नगर का जो नियोजन था, बनाने का तौर तरीका, एक सिस्टम, वो इतना बेहतर था, उत्तम क्वालिटी का था कि उसे आज भी कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है। इतनी पुरानी सभ्यता में ये विकास हो चुका था, विकसित नगर नियोजन सभ्यता थी। इस पॉइंट को लिखेंगे। अब इसके उत्तर को देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना थी। नगर को निर्माण करने की, भवनों को बनाने का उनका तरीका बहुत ही उन्नत था, जो इसे समकालीन अन्य जो सभ्यताएं थी उनसे बहुत ही ज़्यादा पृथक करता है, अलग करता है। उस समय की मिस्र की सभ्यता या दजला फरात की सभ्यता इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस सभ्यता भी ये सब नहीं था, ये उनसे भी अधिक विकसित सभ्यता थी। नगरों की मुख्य विशेषता एक रूपता के साथ साथ विविधता भी थी। नगरों का बाहर से जो लुक होता था वो इतना बेहतरीन होता था कि अलग अलग प्रकार के नगर होते थे। सिस्टम, अंदर की सुविधाएं लगभग सभी में एक सी होती थी, लेकिन बाहर का जो निर्माण था, वो कंस्ट्रक्शन था, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। उच्च नगर, निम्न नगर, मध्य नगर, इस तरह से तो उनका कंस्ट्रक्शन बटा हुआ था। तो ये एक रूपता के साथ साथ बहुत सारी उसमें विविधताएं भी थी। नगर योजना जाल पद्धति या चेस बोर्ड डिज़ाइन पर आधारित थी। ये वस्तुनिष्ठ रूप में भी पूछा जाता है, कौन सी पद्धति पर थी। बिल्कुल समकोण काटती थी, उनकी जो गलियां होती थी, उनकी जो सड़कें होती थी, एक सड़क को दूसरी सड़क बिल्कुल सीधी काटती हुई होती थी, जहाँ से जहाँ तक की भी हो। तो इस वजह से ये दूर से या इसका जो एक ओवरऑल लुक आता था वो जाल की तरह होता था, कटा बिल्कुल सीधी लाइन में कटी हुई। चेस बोर्ड को आप लोगों ने देखा होगा, शतरंज का जो बोर्ड होता है बिल्कुल वैसे ही लगती थी, कहीं भी ज़्यादा बड़ा छोटा टेढ़ा ऐसा कुछ नहीं होता था, बिल्कुल सीधी होती थी सड़कें और समकोण भी काटती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि के नगरों में एक रूपता दिखाई देती है। ये सब नगर एक जैसे थे।
प्रत्येक नगर नदी के किनारे या उसके नज़दीकी क्षेत्र में बसा था। तो चूंकि नदियों के किनारे जो शहर होते हैं उनका सामरिक विकास होता है, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। प्रत्येक स्थान में पकाई गई ईंटों का भवन दिखा मिला, भवन प्रकाश में आए। तो नदियों के किनारे की मिट्टी से ही ईंटों का निर्माण भी होता था और जितने भी नगर होते थे वो पक्की ईंटों के होते थे। तो सोचिए इतनी पुरानी सभ्यता में ईंटों का भी विकास हो चुका था और ईंटों को जोड़ने के लिए भी जिप्सम वगैरह का इस्तेमाल होता था, इसकी भी खोज हो चुकी थी। पकाई गई ईंटों का प्रयोग अन्य समकालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में था। नगरों में सड़कों और गलियों का उचित प्रबंध था। जो घर होते थे, नगर जो होते थे, नगरों में जो अलग अलग घर होते थे, तो उनमें गलियों का भी प्रबंध था और सड़कों का भी प्रबंध था। भवन एक निश्चित योजना के तहत होते थे, अर्थात एक ऐसी योजना जिसमें कि दरवाज़ा किधर होगा, पीछे की गली किधर होगी, खिड़कियां कहाँ होंगी, ये सब कुछ बहुत ही सिस्टम से होता था। भवन एक निश्चित योजना के तहत बनाए जाते थे। नगर निर्माण योजना को देखने से वहाँ की विकसित नगर पालिका के प्रशासन के स्वरूप का भी अनुमान लगाया जा सकता है। इतना अच्छा सिस्टम देखने से ये पता चलता है कि उस वक्त का जो प्रशासन होगा वो कितना उन्नत होगा, कितना सिस्टमैटिक होगा। तो प्रशासन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं नगरों को देखने के बाद। तो ये नगर निर्माण में या नगर नियोजन में हम लोगों को इतना सा लिखना पड़ेगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है कृषि अधिशेष पर आधारित व्यवस्था। नदी घाटी की सभ्यताएं कृषि से बहुत ज़्यादा फलीभूत हुई, फलती फूलती हैं। और कृषि इतना अधिक उन्नत प्रकृति का होता था कि अधिशेष होता था, यानी जो आवश्यकता है उस क्षेत्र की उससे भी अधिक। तो उससे जब अधिक कृषि होगी, कृषि का उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक होगा, तो ये क्या बढ़ावा देगा, ये स्थानीय जो लोग हैं उनमें व्यापार का प्रोत्साहन करता है, व्यापार को प्रोत्साहित करता है। तो अधिशेष व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की समृद्धि में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अधिशेष का महत्वपूर्ण योगदान था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व ही सिंधु नदी के मैदान तथा पंजाब, राजस्थान आदि क्षेत्रों में समृद्ध कृषक ग्रामीण समुदाय स्थापित होने लगे थे। तो कृषक समुदाय भी बनने लगे थे। कृषि जो थी इतना अच्छा कृषि का उत्पादन होता था, खेती इतनी अच्छी होती थी कि खेती ही एक बहुत अच्छा उद्योग बन गया था और गांव का गांव बसने लगा, समुदाय बनने लगे जो खेती बाड़ी का काम करते थे। तो समुदाय भी स्थापित होने लगे, ग्रामीण समुदाय। हड़प्पा पूर्व में ही हल बैल आधारित कृषि के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा अभी कहाँ है, तो राजस्थान के गंगानगर जिले में है। ये वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा। एक मित्र ने ये पूछा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इसमें आते हैं मेंस में, उसके उत्तर को किस तरह लिखना होता है। तो देखिए, जब हम लोगों को मेंस का पेपर मिला, लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग ही लास्ट ईयर से हुई है, तो उसमें हम लोगों को 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ जिसके 4 ऑप्शन होते थे और उसमें से चुनना होता था। तो चूंकि मेंस के एग्जाम में ऐसा कोई OMR सीट वगैरह नहीं मिलता, आप लोगों को कॉपी दिया जाता है आंसर लिखने के लिए, तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जो भी है, A है, B है, C है, वो भी लिख सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा है तो A के अंतर्गत जो उसका उत्तर लिखा है वो उसमें साथ साथ भी लिख सकते हैं। ये पूरे आपके मन पर है, दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, तो बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। सपोज एक उदाहरण भी मैं दे देती हूँ कि हड़प्पा से संबंधित ये हल बैल आधारित कृषि के प्रमाण कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। तो वहाँ 3-4 ऑप्शन होगा, कालीबंगा के साथ साथ 2-3 नाम और लिखे होंगे, लोथल है या और कुछ कुछ। और मान लिया A में कालीबंगा, B में लोथल, इस तरह से है। तो आप अपने पहले प्रश्न संख्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 है, 2 है, जो है उसके उत्तर में फिर
कालीबंगा जिस भी ऑप्शन में है, मान लिया सी ऑप्शन में है तो सी लिख सकते हैं, और आपकी इच्छा है तो सी और कालीबंगा ये लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को कॉपी में लिखना होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको लिखिएगा। कोई OMR शीट नहीं होती जिसमें कि आप लोगों को कलर वगैरह करना होता है। आप लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, या फिर पूरे पूरे ऑप्शन के साथ लिखिए, और लेकिन उत्तर सही लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक मित्र के प्रश्न का उत्तर दे दिया, आई होप समझ गया होंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाए हुए थे कृषि के लिए, जिससे उनकी कृषि सुगम हो गई थी। इस वजह से अधिक मात्रा में कृषि होती थी, क्योंकि वे कृषि को करने में हल बैल का भी प्रयोग करते थे और अलग अलग उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। जैसे बीजों को छींटने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता था। बिल्कुल एक निश्चित दूरी पर बीजें गिरती थी। तो ये पत्थर, तांबे, कांसे इत्यादि का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाते थे कृषि के लिए। प्रायः फसलें नवंबर माह में बोई जाती थीं और अप्रैल माह में काटी जाती थीं। इन सब से भी प्रश्न बनता है वस्तुनिष्ठ। इस काल में सिंधु क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था। ये जो समय होता था नवंबर से अप्रैल का, इस वक्त काफ़ी उपजाऊ यहाँ की भूमि हुआ करती थी, इसलिए इस समय ज़्यादा मात्रा में कृषि होता था। क्या होती थी? कौन कौन सी फसलें होती थी? गेहूं, जौ, कपास, सरसों, तिल इत्यादि। देखिए फसलों से भी प्रश्न आता है। जैसे 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा सही और 3 ऑप्शन होंगे गलत, तो आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि उस वक्त कौन कौन सी फसलें होती थी, कब से कब होती थी। बड़े बड़े अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। तो बड़े बड़े अन्नागार मिलने का मतलब ही है कि बहुत अधिक मात्रा में कृषि का उत्पादन होता था, अधिशेष व्यवस्था थी कृषि की, तभी तो अन्नागारों में उन्हें स्टोर किया जाता था, और इसके आधार पर अन्य व्यापार भी होते थे। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन का भी प्रचलन था। लोग खेती के साथ साथ पशुओं का भी पालन करते थे, और पशुएं अलग अलग कामों के लिए पाली जाती थी। जैसे इनकी उपयोगिता खाद्य पदार्थों में भी होती थी, लोग खाते भी थे पशुओं का मांस, और फिर बोझ ढोने के भी काम आते थे। पशु आवागमन के साधन के भी रूप में काम आते थे। बैलगाड़ी वगैरह बनाई जाती थी, घोड़ा गाड़ी वगैरह। तो ये बहुत सारे रूप में पशुओं का भी इस्तेमाल करते थे। तो न केवल कृषि बल्कि पशुपालन भी होता था उस वक्त। एक और पॉइंट आज की क्लास में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों पर आधारित सभ्यता। ये बहुत सारे उद्योग धंधे थे इस काल में। क्या क्या? हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने विविध प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास किया था। ये उद्योग धंधे उनकी नगरीय व्यवस्था का आधार थे। उनके नगर की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, जो प्रशासन था उस वक्त जो काम करता था, उसी पर आधारित थी। अधिशेष कृषि व्यवस्था ने विविध प्रकार के उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त किया। अब चूंकि कृषि जो होती थी वो अधिक होती थी, जितना आवश्यकता था उससे ज़्यादा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर निर्माण कला है, मन का निर्माण कला है, इस सब का भी पता चला है। कांस्य कला का भी पता चला। ये सभी कलाएं भी विकसित थी। कृषि पर उद्योग धंधे इस तरह होते थे कि पहले वस्तु विनिमय होता था। एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु का विनिमय किया जाता था। तो जो अनाज के बदले दूसरी वस्तुएं ली जाती थी, या फिर मनका है, मोहर है, या अन्य अन्य प्रकार के जो उद्योग धंधे थे, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लिया जाता था। तो वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का विकास भी हो चुका था। जैसे कि धातुगिरी, धातु के सामान बनते थे, उपकरण बनते थे, बर्तन बनते थे। वस्त्र का उद्योग भी आरंभ हो गया था। अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को भी बनाया जाता था। मृद भांड उद्योग था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। मूर्तियों और खिलौनों का भी उद्योग होता था, और साथ ही और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे उद्योग होते थे। इसके बाद कुछ 5-6 पॉइंट और हैं जो अगली क्लास में मैं बताऊंगी, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे 1-2 पॉइंट और इसमें लिखना भी है।
तो वो कंप्लीट मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को वीडियो बनाकर उपलब्ध करा दूँगी। क्योंकि मुझे लिखने में समय लगता है, मैं एक कुछ बुक को, अपने नोट्स को अरेंज करती हूँ, पढ़ती हूँ, और जो मुझे लगता है कि आंसर में होना चाहिए वो मैं लिखती हूँ। तो सारा एफर्ट मेरा खुद का ही होता है, तो थोड़ा समय लगता है। आप लोग पेशेंस रखें, और अगली वीडियो जल्द ही आ जाएगी आप लोगों की। ये मैं कोशिश करूँगी कि शाम में ही अपलोड कर दूँ, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है लिखने के लिए, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को शाम होते होते तक ये वीडियो हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपने मुझे सुझाव बहुत अवश्य दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, और अपने ही जैसे कुछ अपने जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तरह की किताबों को नहीं खरीद पाते, नोट्स नहीं बना पाते, या जिनके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं होता, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है ये। क्योंकि हम सब जब नोट्स बनाते हैं ना, तो बहुत सारे विषयों, बहुत सारे बुक्स होते हैं, किताबें, ये नोट्स होते हैं, अपने ही नोट्स तैयार किए हुए होते हैं, या अन्य भी बहुत सारे साधन होते हैं जिसको कि लेके, जिसकी मदद से नोट्स तैयार किए जाते हैं। नोट्स को बिल्कुल अपडेट रखना होता है, तो सभी बातों को ध्यान में रखकर थोड़ा समय लगाकर लिखा जाता है उत्तर, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप वैसे मित्रों को मदद भी करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।